हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में आपको स्वागत है। आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल का एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपको 300 एमसीक्यू क्वेश्चन है और हम लोग एक क्लास में 30 क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले 2 क्लास हो चुका था 30 नंबर का, तो आज हम लोग का जो डिस्कशन होगा 61 नंबर से होगा। यह बेसिक इलेक्ट्रिकल 300 एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, चाहे आप एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आईटीआई इंस्ट्रक्टर की कर रहे हैं, या डीएमआरसी, डीआरडीओ, सेल भेल किसी भी एग्जाम में कर रहे हैं, आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसमें से 50 से 70% वैसे क्वेश्चन हैं जो विभिन्न एग्जाम में आया हुआ है। चैनल पर जो भी लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी आप लाइक करिए, शेयर करिए। और आज का जो टॉपिक है वह बेसिक इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो हम लोग स्टार्टिंग क्लास करेंगे ना, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूं कि ताकि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर रिप्लाई करिएगा। यह क्वेश्चन है क्या, करेंगे निम्न में से 30 किलो वोल्ट प्रति एमएम डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य कौन से पदार्थ की है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जानते ही हैं, किसी भी इंसुलेटर के द्वारा वोल्टेज सहन करने की क्षमता को ही डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ही ब्रेक डाउन वोल्टेज के नाम से जानते हैं। इसका यूनिट किलो वोल्ट प्रति एमएम होता है। और प्रत्येक जो भी इंसुलेटर पदार्थ है सबका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग अलग होता है, लेकिन सबका याद करना पॉसिबल नहीं। जैसे पेन का भी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग होगा, यानी कि जितनी इंसुलेटर पदार्थ, लकड़ी, कोयला, जो भी आप देख रहे हैं सभी का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग अलग होगा। तो यह 30 किलो वोल्ट, यह एमएम जो है किसका होगा, ऑप्शन में बताइएगा, मार्बल, पेपर, वुड या सूखी हवा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। नेक्स्ट जब क्लास में आएंगे तब इसका आंसर हम बताएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है। तो विद्युत धारा जो है ना, यह अदिश राशि है। विद्युत धारा यानी कि करंट। अब बोलिए करंट किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह की दर को करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की सतत प्रवाह की दर को करंट कहते हैं, या आसान भाषा में देखिए तो आवेश प्रवाह की दर को करंट कहते हैं। यानी कि I = Q/T होता है, अर्थात कूलम बाई सेकेंड होता है। इसी कूलम बाई सेकेंड को एम्पियर हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। एम्पियर का फंडामेंटल जो होता है यूनिट कूलम बाई सेकेंड होता है। और विद्युत धारा एक प्रकार का अदिश राशि है। और विद्युत धारा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। इसको किस मीटर से नापते हैं, तो एम्पियर मीटर से ही मापते हैं। ठीक है, एम्पियर मीटर से ही मापते हैं। और एम्पियर मीटर 2 प्रकार के होता है, वेस्टर्न एम्पियर मीटर और हॉट वायर एम्पियर मीटर। वेस्टर्न एम्पियर मीटर के द्वारा डीसी करंट मापा जाता है, और हॉट वायर एम्पियर मीटर के द्वारा एसी और डीसी दोनों मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत अपघटन में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम के बारे में बोल रहा है। सेल बैटरी आप जानते हैं, आप बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जैसे H2SO4, अब उसमें एक क्रिया होता है, उसी क्रिया को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम। इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया होता है तो उसमें कह रहा है कि उस H2SO4 में सल्फ्यूरिक अम्ल में किसके कारण करंट फ्लो होता है। तो ऑप्शन इसका देखिए जरा, किसके कारण करंट फ्लो होता है। कह रहा है
कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, आगे देखते हैं, होल्स के कारण, आयन के कारण, न्यूट्रॉन। देखिए उसमें जो करंट फ्लो होता है ना वह आयन के कारण होता है। अगर बैटरी में करंट जो फ्लो होता है किसके कारण होता है? आयन के कारण होता है। 63 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को करंट कहते हैं। किसी भी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा इजकल टू I इजकल टू Q बाई T होता है। Q कहें तो आवेश यानी कि कूलम बाई सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 65। यही देखिए आवेश। देखिए कभी कभी डायरेक्ट आपको जो है वह आपका क्या पूछ देता है? परिभाषा ही पूछ देता है। जैसे पूछ रहा है कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर अभी हम कुछ देर पहले बताए थे क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिरोध तो जानते ही हैं, करंट के बहाव में रुकावट उत्पन्न होने की क्रिया को करंट कहते हैं। विभवांतर मतलब पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। दो टर्मिनल के बीच जो आवेश का अंतर होता है उसी को पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। यह बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार एग्जाम में, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। करेंगे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहले हम जानते हैं I इजकल टू होता क्या है? तो I इजकल टू Q बाई T होता है। जब Q बाई T होगा तो Q मतलब क्या? कूलम यूनिट होता है और टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है। तो I का क्या होता है? 1 एम्पियर। तो देखिए तो 1 एम्पियर इजकल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड होगा। तो ऑप्शन देखिए 1 एम्पियर इजकल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है वह ए मिल रहा है। ठीक है, अर्थात क्या होगा? 66 का आंसर क्या होगा? ए होगा। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा है, बीबीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। कह रहे कि निम्न में से कौन सा कथन जो है, निम्न में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है? सबसे पहले जानिए P इजकल टू फॉर्मूला होता है W बाई टी। P इजकल टू फॉर्मूला होता है W बाई टी। कार का यूनिट क्या होगा? जूल, और T का यूनिट क्या होगा? सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड। पावर का यूनिट क्या होगा? वाट। तो लिख सकते हैं 1 वाट इजकल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड, यानी कि जूल प्रति सेकेंड को ही वाट कहा जाता है। जो आप बोलते हैं ना कि पावर का यूनिट वाट है, तो जनरली फंडामेंटल यूनिट क्या है? तो फंडामेंटल यूनिट जूल पर सेकेंड होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। ठीक है, यानी कि P इजकल टू जो फार्मूला होता है W बाई टी होता है, और W कहें तो जूल और समय कहें तो सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। अगर एक एसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा होता है। सबसे पहले मैं बता दूं, एसी में करंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वह पल पल बदलता है। डीसी में करंट का डायरेक्शन होता है, एनोड से कैथोड की ओर होता है, अर्थात पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। लेकिन आपको एसी में कोई करंट का स्रोत ए नहीं होता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दे रहा है। देखिए ऑप्शन कह रहा है एसी में एक ही दिशा में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, यह ऑप्शन नहीं होगा। हमेशा एक दिशा में होगा, यह भी नहीं होगा। पल पल बदलता है, यह सही आंसर है। एसी में एसी करंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, पल पल आपको यह बदलते रहता है। जैसे देखिए पंखा जो है, पंखा एसी पंखा का 2 टर्मिनल आया है, दोनों टर्मिनल अगर चेंज कर देंगे तो पंखा का क्या डायरेक्शन चेंज हो जाता है? नहीं होता है, अर्थात एसी में कोई डायरेक्शन
नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69, दृष्ट धारा। दृष्ट धारा मतलब डीसी करंट। क्या? डीसी करंट क्या होता है? धारा प्रतिवर्ती दिशा में प्रवाहित होती है। आगे ऑप्शन देखते हैं, धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होते हैं। आगे देखते हैं, धारा की दिशा समय के साथ बदलती रहती है। आगे देखते हैं, धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। धारा की दिशा जो होता है समय के साथ बदलते रहता है, नहीं बदलता है। धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, अर्थात डी ऑप्शन होगा। क्या आंसर होगा इसका? डी होगा। डीसी का जो करंट डायरेक्शन होता है वह एक ही दिशा में प्रभावित होता है, अर्थात एनोड से कैथोड की ओर होता है। एनोड से कैथोड की ओर होता है। ठीक है, अब देखिए, एक कूलम चार्ज में, ये भी बहुत बीबीआई एग्जाम में है, बहुत बार आ चुका है। एक कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? तो 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा? सी होगा। 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद 71 जो क्वेश्चन है, निम्न दिशाओं में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। निम्न दिशाओं में यानी कि करंट ये जो बोल रहा है ना, यह कौन सा करंट बोल रहा है? यह डीसी करंट बोल रहा है। और डीसी करंट में करंट कैसे फ्लो होता है? एनोड से कैथोड की ओर, अर्थात पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर करंट का फ्लो होता है। अगर करंट का डायरेक्शन पूछा जाता है तो करंट का डायरेक्शन आपको एनोड से कैथोड की ओर होता है, अर्थात पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। 71 सही है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं 72, चालक में प्रवाह होने वाला विद्युत धारा कहलाता है। चालक की हम मैं बता दूं, माध्यम में फ्लो होने वाला करंट 3 प्रकार के होता है: कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट और कन्वेक्शन करंट। अगर कंडक्टर में जो फ्लो हो रहा है करंट, उसे कंडक्शन करंट बोलते हैं। इंसुलेटर में अनुभव किए जाने वाले करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। और गैस और वातावरण में जो फ्लो होता है करंट, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। तो हमारा कंडक्टर में बोल रहा था, तो क्या आंसर होगा? कंडक्शन करंट। जैसे एल्युमिनियम, कॉपर और सिल्वर में जो करंट फ्लो होता है उसको कंडक्शन करंट के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कुचालक पदार्थ पीवीसी और वीआईआर में अनुभव किए जाने वाला करंट क्या कहलाता है? अभी ही हम बताए हैं कि जो इंसुलेटर में अनुभव किया जाता है करंट, उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर यही गैस और वातावरण में पूछता तो क्या होता? कन्वेक्शन करंट होता। तो इसका आंसर क्या होगा? ये जो है आपको कंडक्टर में फ्लो होता है, अर्थात यह जो होता है एल्युमिनियम होता है, यह इंसुलेटर में, और यह गैस या वातावरण में फ्लो होता है। गैस बोलिएगा तो निष्क्रिय गैस होता है, उसमें करंट फ्लो होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एसी सप्लाई प्रयोग करते हैं कितना हर्ट्ज का? 50 हर्ट्ज का। कितना? 50 हर्ट्ज का। जो भारत में आवृत्ति का मान होता है वह 50 हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75, सेल और बैटरी के द्वारा किस प्रकार का करंट प्राप्त होता है? तो डीसी करंट प्राप्त होता है। सेल और बैटरी के द्वारा डीसी करंट प्राप्त होता है। हेलो, क्लास में लग का
डीसी करंट प्रयोग करते हैं, और डीसी करंट मैक्सिमम जो है 650 वोल्ट तक ही उत्पन्न किया जाता है, ऐसे घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जमीन का विभव कितना होता है बताइए, जमीन का विभव कितना होता है, कमेंट करके बताइए। जमीन का विभव कितना होता है? शून्य होता है। जमीन का विभव अर्थात वोल्टेज कितना होता है? शून्य होता है। जमीन अर्थात पृथ्वी का विभव जो होता है वह शून्य होता है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी का मान होता है, देखिए ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो हम बोल रहे हैं ना, इसका वैल्यू कितना होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर ए होगा 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो हम बोल रहे हैं यह एक प्रकार का ऑडियो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो वैसा फ्रीक्वेंसी जो सुनकर समझा जा सके वह ऑडियो फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आपको आता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी जिसे हम लोग सुन नहीं सकते हैं, इसका वैल्यू 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है। इसका प्रयोग कैरियर वेव के रूप में करते हैं, अर्थात ट्रांसमिशन से जो वेव आपको मोबाइल तक आता है ना, तो उसको ढोने का काम करता है। कैरियर मतलब होता ही है ढोना, अदर फ्रीक्वेंसी को ढोने का काम कौन करता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से सबसे छोटा कण कौन है? देखिए अणु को तोड़ते हैं तो परमाणु प्राप्त होता है, यानी कि अणु से छोटा परमाणु है। आप परमाणु को तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। लेकिन आपको जो कक्षा में बीच में होता है यह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यह तो स्थिर होता है। घूमता कौन है? इलेक्ट्रॉन घूमता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हल्का कण है। तो हल्का यानी कि छोटा जो होता है, सबसे छोटा जो होता है वह इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सबसे छोटा जो कण है वह कौन है? इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्न में इनमें से कौन सा कण जो है अस्थायी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा कण जो है अस्थायी? न्यूट्रॉन जो होता है ना अस्थायी है, अर्थात इसकी चार्ज जो होता है उदासीन होता है, अर्थात इस पर चार्ज का मान जो होता है 0 होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। कब किया था? 1932 ईस्वी में। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। कब किया था? 1911 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। कब किया था? 1897 ईस्वी में। नाम बता दिए, ईस्वी बता दिए। उसके बाद विद्युत रूप से परमाणु क्या है? विद्युत रूप से जो है वह परमाणु होता क्या है? तो मैं बता दूं उदासीन होता है। विद्युत रूप से परमाणु जो होता है वह उदासीन होता है, अर्थात ऑप्शन ये भी बहुत बीबीए क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए यह जो 82 और 83 क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। 82 और 83 भी है। देखिए इसमें कह रहा है भारत में एसी सप्लाई के आवर्तकाल क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं आवर्तकाल T फॉर्मूला होता है 1/f। अब 1f का मान कितना होता है भारत में? 50 हर्ट्ज होता है। तो पलटेंगे तो 0.02 सेकेंड होगा। क्या होगा? 0.02 सेकेंड होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। 82 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है निम्न में से किसका आवर्तकाल सबसे कम होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किसका आवर्तकाल सबसे कम होगा? आप बताइए। आवर्तकाल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? आवर्तकाल T इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/f। अब यह f जितना वैल्यू बढ़ेगा उतना ही आवर्तकाल कम होगा। तो 1 में है 1/50, बी में है 1/100, सी में है
200 और डी में है 1/500। सबसे छोटा वैल्यू कौन आएगा? तो 500 से भाग दीजिएगा तो छोटा आएगा ना। तो सबसे छोटा आवर्तकाल जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसकी आवर्तकाल सबसे छोटा, जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगा उसकी आवर्तकाल सबसे अधिक। तो ऑप्शन नंबर 83 का आंसर क्या होगा? डी। यह याद रखिएगा, यह एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से किसका आवर्तकाल सबसे अधिक होता है? अभी बताएं फॉर्मूला। T इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/f। तो इसमें सबसे कम जिसका फ्रीक्वेंसी होगा ना उसी का आवर्तकाल सबसे अधिक होगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं। तो 1/50, 1/500, 1/1000 और 1/200 करिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर ए का सबसे अधिक, क्योंकि जिसका वैल्यू कम होगा उसी का आवर्तकाल ज्यादा होगा ना, अर्थात ऑप्शन नंबर 84 का ए होगा। इस फॉर्मूला पर आप रख के बना सकते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में एसी ट्रैक्शन में प्रयोग किए जाने वाला वोल्टेज का मान कितना होता है? 25,000 वोल्ट होता है। भारतीय रेलवे में एसी ट्रैक देखे होंगे, वहां लिखा होता है डेंजर और वहां लिखा होता है 25,000 वोल्ट। यह रेलवे एएलपी का एग्जाम होता था ना, यह क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है, 25,000 डेंजर है, अर्थात रेलवे एसी ट्रैक्शन में कितना यूज करते हैं? 25,000 वोल्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट हम बता देते हैं, किलो वोल्ट प्रति एमएम होता है। क्या होता है? किलो वोल्ट प्रति एमएम होता है। ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं होगा, बी में भी नहीं है। आगे देखते हैं सी और डी में क्या कह रहा है। हाँ, आपको सी ऑप्शन किलो वोल्ट प्रति एमएम दे रहा है। सी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट किलो वोल्ट प्रति एमएम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है। 87 में क्या कर रहा है? निम्न गैस चालक के जैसा कार्य करता है। ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन नहीं, CO2 नहीं। जो अक्रिय गैस होते हैं ना वह चालक के जैसा काम करते हैं। जो अक्रिय गैस होते हैं वह चालक के जैसा काम करते हैं। अक्रिय गैस चालक के जैसा काम करते हैं। उसके बाद अभ्रक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? अभ्रक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है। अभ्रक एक प्रकार का इंसुलेटर है और इसका विशिष्ट प्रतिरोध किससे सूचित करते हैं? रो से। R इक्वल टू देखे होंगे रो L/A होता है। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से सूचित करते हैं। सीधा समझिए, इकाई घन का जो प्रतिरोध होता है उसी को विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। इकाई घन का जो प्रतिरोध होता है उसी को विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। मीटर जो विद्युत धारा को मापता है क्या कहलाता है? मीटर जो विद्युत धारा को मापता है क्या कहलाता है? आपको वोल्ट मीटर से तो वोल्टेज मापा जाता है, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापा जाता है, एवोमीटर से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों मापा जाता है। इसी को हम लोग मल्टीमीटर बोलते हैं, मल्टीमीटर बोलते हैं। ठीक है, ओम मीटर से आने के प्रतिरोध मापता है, अमीटर से करंट मापा जाता है, अमीटर से करंट मापा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी होगा। मीटर जो वोल्टेज को मापता है, वोल्टेज जो मापता है वह वोल्ट मीटर कहलाता है। वोल्ट मीटर को सर्किट के किस क्रम में जोड़ते हैं? वोल्ट में, ये क्वेश्चन आता भी है, वोल्ट मीटर को सर्किट के पैरेलल क्रम में जोड़ते हैं। यह वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? पैरेलल क्रम में जोड़ते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए क्या है कि हम 300 MCQ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। वो 300 MCQ क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। आज क्लास नंबर 3 था, उसके बाद क्लास नंबर 4, क्लास नंबर 5, इसी तरह करके क्लास आपको करवाया जाएगा। ओके, बाय बाय।